हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 5th लेक्चर है। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने जे थॉमसन और रदरफोर्ड्स के मॉड्यूल को देखा। आज हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इस लेक्चर के अंदर और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे जाके आप पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा से पढ़ते समय एक बात ध्यान रखनी है कि पिछले वाले लेक्चर को देख के ही आगे वाले लेक्चर को देखें, क्योंकि जब हम रिदम से चलते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, जब बीच बीच से पकड़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आपने लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे जेड के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन पे बाद में सोचेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को समझते हैं। ठीक है, जो आप कुछ वैल्यू देखते होंगे कि एक एलिमेंट है, मान के चलिए ये कोई एक्स है और ये एक्स है, ये क्या है, कोई एलिमेंट है। इस एक्स एलिमेंट के ऊपर एक नीचे की तरफ वैल्यू लिखी होती है और एक ऊपर की तरफ वैल्यू लिखी होती है। जैसे कि इस यहाँ पर देख सकते हो आप, इस वाले डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि कार्बन के ऊपर 12 लिखा हुआ है, जबकि नीचे क्या है, 6 लिखा हुआ है। तो जो नीचे की तरफ जो बेस में जो वैल्यू लिखी होती है उसी को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वही क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक्स क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक्स फॉर यहाँ पर आप मान सकते हो क्या है, सी यानी कि कार्बन मान सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 12 है और जेड क्या किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 6 यानी कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब चलते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। देखो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कहती है कि द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन या अथवा बोल सकते हैं या फिर क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर अदरवाइज दूसरी तरीके से देखें और दूसरे तरीके से देखें तो इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, 6 होता है। वैसे ही हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन और सिंगल प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। वैसे ही हीलियम की बात करें, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आप लोगों को एटॉमिक नंबर निकालना हो तो एटॉमिक नंबर को जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के अथवा अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि एक एटम के अंदर जो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बराबर होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को एटॉमिक नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप देख पा रहे होंगे कि अब किसकी बात की जा रही है, मास नंबर की बात की जा रही है। तो मास नंबर है उसे कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे। डायग्राम के अंदर क्या देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, ए लिखा हुआ है। ये देखो, ये क्या है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो कैपिटल ए के द्वारा हम क्या करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के कैसा होता है, बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, यानी कि उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इन है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बात ध्यान रखना, कॉपी पेन साथ में रखे और नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपका रिवीजन फास्ट ट्रैक पे हो जाए। ठीक है, एकदम से जल्दी से हो जाए। अगर फॉर्मूले आप जब भी आपको निकालना हो मास नंबर, तो क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की जो नंबर होंगे, यानी कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी, उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा मास नंबर यानी कि उस एलिमेंट का मास निकल आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है, जो आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं इसके अंदर और 6 ही इसके क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जब टोटल को ऐड किया गया है तब क्या हुआ है, 12 हुआ है। तो यही कारण है कि एक ही जगह पर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो 12 क्या है, इसका मास नंबर है। ठीक है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ए जहाँ पर लिखा है एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है पावर के रूप में। और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को मास नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर हाउएवर दे हैव सम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कैसी रहती है, सेम ही रहती है। लेकिन क्या होता है, उसका मास होता है, जो मास नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या चेंज हो जाता है, मास नंबर उसका चेंज होता है। जैसे कि अब आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे डायग्राम के अंदर, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए गए हैं। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम होना। तो सबका एटॉमिक नंबर है वो कैसा है, सेम है। सब में देखो 1 है, नीचे की तरफ देख रहे होगे तो 1 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या वो क्या है, सब में कैसी है, 1 है। लेकिन उसका एटॉमिक मास यानी कि जो मास है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो चेंज है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तो तीसरे में 3 है। जब ऊपर वाली जो एटॉमिक मास जब चेंज हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये होता क्यों है, ये इस कारण से होता है जब क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है। ठीक है, किसी भी एक ही एलिमेंट में न्यूट्रॉन किसी भी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो क्या होता है, वो उसके एटॉमिक मास में कैसा वेरिएशन देखने को मिल जाता है, और उसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं उस एटम्स के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होगे पहले वाले में, तो यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जैसे मैंने रेड कलर से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रखा है, पॉजिटिव ब्लू कलर से मैंने किसको, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रखा है, और ग्रीन कलर से मैंने किसको, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रखा है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि रेड एक न्यूट्रॉन है इसके अंदर, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। जब हम क्या करते हैं, मास नंबर निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है इसका मास नंबर, क्योंकि प्रोटॉन 1 है। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और यहाँ पर 1 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है, इसी कारण से ऊपर से। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 है, 1 प्रोटॉन है। यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर में, तो यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है। तो ये क्या है, इसी के आइसोटोप्स हैं। जब क्या होता है, मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट का डिफरेंट हो, लेकिन उसमें उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या कैसी हो, सेम हो, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट के ऐसे परमाणुओं को यानी कि एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, देखो एक दूसरे उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं। देखो इसमें पहले वाले में क्या है,
न्यूट्रॉनों की संख्या और सॉरी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, 6 है। तो इसका जो मास नंबर है वो कितना आया है, 12 आया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में कार्बन 13 वाले में प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, 6 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 1 इंक्रीज हो गई है। तो दूसरा मास नंबर आया है वो क्या है, 13 है। तो ये क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ये तीनों क्या हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर इसमें क्या है, आपको देखने को मिल रहा है वेरिएशन, किस में देखने को मिल रहा है, न्यूट्रॉन्स में इस वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो और इसमें तीसरे वाले में देखो 8 न्यूट्रॉन है, तो टोटल को ऐड करोगे तो क्या है, 14। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान, मास नंबर चेंज हो रहा है। अगर मास नंबर चेंज हो रहा है और एक ही और लेकिन उसका जो प्रोटोनों की संख्या है, यानी कि ऑटोमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जेड चेंज नहीं हो रहा है, तो लेकिन ए चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, आइसोटोप्स है वो उस एलिमेंट का। ठीक है, तो ध्यान रखना आइसोटोप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी उसे आप क्या करें, नोट डाउन कर लें, और सारी चीज़ क्या करो, डायग्रामेटिक कंडीशंस में अगर आप नोट डाउन करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो के रोक के और आप नोट कर लिया करो। ठीक है, हाँ, एक और विशेष बात जिसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलो, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का लिंक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार्स की बात करेंगे तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कैसा है, डिफरेंट है, हैविंग सेम मास, लेकिन उसके मास क्या है, सेम है। लेकिन ए कैसा है, सेम है, लेकिन जेड कैसा है, डिफरेंट है। ये कैसा है, डिफरेंट है, ये सेम है सबके। ठीक है, सेम नंबर। ठीक है, आइसोबार कंटेंस सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ये कहने का इसका मतलब ये है कि एटम्स तो डिफरेंट होंगे, यानी कि एटम्स तो डिफरेंट होंगे, यानी कि जेड की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या, जो मात्रा होगी, जो संख्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे टोटल। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जब हम टोटल काउंट करेंगे तो वो क्या आएगी, दोनों सबकी सेम आएगी। अब क्या करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। आर्गन और पोटेशियम कैल्शियम में क्या है, देखो ऑटोमिक नंबर सबका, यानी कि जेड के सबका देखो डिफरेंट है। नीचे वाली वैल्यू देखो सबकी डिफरेंट है, इसकी है 18, इसकी 19 और इसकी 20 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ऊपर वाली यानी कि ए है वो कैसा है, डिफरेंट है, आप लोगों को दिख रहा, सॉरी सेम है। कैसा है, सेम है। ए की वैल्यू क्या है, सेम है, आप लोगों को दिख रही होगी, यानी कि ऑटोमिक मास है वो कैसा है, सेम है, सबका 40 40 40 है। ये क्यों है, तो देखो न्यूक्लियॉन्स की बात की गई थी। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्या किसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स, इनको जब टोटल कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, इसमें भी टोटल कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, और इसमें भी टोटल कर रहे हैं तो 40 हो रहा है। इसी और जो ऊपर वाली वैल्यू सेम है, ये इस बात को बता रही है कि ये क्या है, आइसोबार है। आइसोबार का मतलब है कि एटॉमिक मास क्या है, विभिन्न एलिमेंट के, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के कैसे हैं, सेम हैं अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो 5th पॉइंट है, वो हमारा 5th पॉइंट क्या कह रहा है, आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि डिफरेंट एटम्स के अंदर अगर न्यूट्रॉन सेम है तो हम उसे, ऐसे एलिमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड द आइसोटोन्स, यानी कि मास नंबर उसका डिफरेंट होगा। मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी कैसी है,
सेम है लेकिन उसका मास का नंबर है यानी कि ए है, ठीक है, एटॉमिक मास है वो कैसा है, डिफरेंट है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उदाहरण के द्वारा अपने लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ये क्या है, हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके द्वारा समझेंगे। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम का इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसमें कितना है, ए की जो वैल्यू है यानी कि एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 है। तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, 18 है, सॉरी 8 है, क्या है 8। जो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 8 है। लेकिन जो एक नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है, ठीक है, N15, तो जो नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है उसमें भी क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। और एक कार्बन का आइसोटोप्स है C14, तो वो क्या है, उसके अंदर भी क्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 8 है। लेकिन इसके एटॉमिक मास देख रहे होगे आप लोग, तीनों के एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसका 16 है, इसका 15 है और इसका 14 है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या सेम ये बताती है ये क्या है, आइसोटोन्स है, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है लेकिन उसका एक ही वैल्यू यानी कि एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट है। तो हम ऐसे एलिमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को आइसोटोन्स, ठीक है। अब हमारा जो 6 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, आइसोडाइफर, ठीक है। आइसोडाइफर होते क्या हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स, यानी कि जिनमें क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनके आइसोटोपिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, जिनके आइसोटोपिक नंबर सेम होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, आइसोटोपिक नंबर वो नंबर होता है यानी कि न्यूट्रॉन में से जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक नंबर बोलते हैं। आइसोटोपिक नंबर किसे बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, आइसोटोपिक नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आइसोटोपिक नंबर बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा आइसोडाइफर्स को, ठीक है। चलो देखो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर इनके बीच में, किसके बीच में, यूरेनियम और थोरियम के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, तो वो आइसोडाइफर्स है। अगर ये डिफरेंस कैसा है, सेम नहीं है, तो वो आइसोडाइफर्स नहीं है, ठीक है। चलो हम करते हैं। देखो 92 है इसका एटॉमिक नंबर और 235 है इसका एटॉमिक मास। ए क्या है 235 और 92 क्या है, जेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जेड, ठीक है। ये क्या है, जेड है और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो 92 है तो 92 यानी कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉनों के नंबर को। जब हम क्या करते हैं 92 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स के नंबर निकल आएगा, ठीक है। ये क्या है 143 न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे। जब हम क्या करेंगे, अब क्या निकालना है, आइसोटोपिक नंबर निकाला, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आइसो टी यानी कि आइसोटोपिक नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब भी आप आइसोटोपिक नंबर निकालोगे तो एन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 143, तो 143 माइनस 92, तो 92 इक्वल टू कितना आएगा 51 आया, ठीक है। इसी तरह चलते हैं थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 90 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 231 होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या 90 है तो 90 होगी और इसमें क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है आप, तो क्या करोगे इसमें घटा दोगे, ठीक है। 90 को 231 में से माइनस कर दोगे तो जो सब वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। आइसोटोपिक नंबर निकालना है तो क्या करोगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर दोगे। जब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो 141 माइनस 90
तो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 51 आएगा। अब देखो अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट यूरेनियम और थोरियम के बीच में जो इनके बीच का नंबर आया है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस आया है वो दोनों में कैसा आया है 51 ही आया है। ठीक है, अब दोनों में 51 आने के कारण ये क्या है आइसोडाइफर्स हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आइसोडाइफर्स किन्हें कहते हैं, जिनमें आइसोटोपिक नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट ग्रुप्स जिनमें आइसोटोपिक नंबर कैसा है सेम है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोडाइफर्स बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो हमारा 7 पॉइंट है वो क्या आइसोस्टर्स है। ठीक है, तो आइसोस्टर्स को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे मैं एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन के ऊपर चल लेते हैं। तो क्या बोलता है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का नंबर है वो भी क्या है, यानी कि जो एटम्स की संख्या है, परमाणुओं की जो संख्या है वो भी क्या है कैसी है सेम है। एक बात ध्यान रखना है, इसको नोट पॉइंट कर लेना। एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, आर कॉल्ड आइसोस्टर्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर क्या है नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या वो भी क्या है समान है, और उन पर और उसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी समान है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को यानी कि ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाता हूँ मैं, एक उदाहरण के एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ठीक है, देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, इनमें देखो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, 2 परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की जो संख्या है वो कैसी है 2 है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अब इसके अंदर भी एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें भी क्या है परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है। ये क्या है मॉलिक्यूल है, ये दोनों क्या है मॉलिक्यूल हैं। अब इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी निकल आई 2। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो ना एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने हो गए 14 हो गए ना। अब कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने होते हैं 6, और ऑक्सीजन में 8। इलेक्ट्रॉन के नंबर को देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है 14 है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोनों में कैसी हो रही है समान हो रही है, और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या जो परमाणु हैं यानी कि जो एटम्स हैं उनकी भी संख्या दोनों में कैसी है 2-2 है, और ये क्या है मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी को अगर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब जो 8 पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा 8 पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कितना भी 0 पॉइंट हो, लेकिन को जब क्वेश्चंस बनाता है तो वो बना देता है। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात को। तो क्वेश्चंस पे हमेशा हर क्वेश्चंस पे गौर करनी है आप लोगों को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में यानी कि यानी कि एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर किसी भी एटम्स आयन या मॉलिक्यूल या यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, तो हम ऐसे एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है एटम है किसका O2 नेगेटिव का आयन है। ठीक है, ध्यान रखना है O2 नेगेटिव आयन है, यहाँ पर F नेगेटिव आयन है या नियोन है, और ये सोडियम है, और ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है इनके एटम्स हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख रहे होंगे आप सभी लोगों के लिए, सब दिख रहे हैं ना। अब इनमें क्या है ये कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो अपने लोग क्या करते हैं देख सकते हैं। ठीक है,
नॉर्मल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन इसमें अगर 2 जोड़ दिए जाएं, यानी और इस पर क्या है 2 नेगेटिव है, यानी कि इसने 2 कहीं से ले रखे हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए? 8 तो इसके पास नॉर्मल कंडीशन में होते, 2 और ले लिए किसी से, तो कितने हो गए? 10 हो गए। समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, लेकिन इस पर 1 नेगेटिव है, तो इसने 1 किसी से ले लिया है, छीन लिया है, तो टोटल कितने हुए? 10 हो गए। नियॉन है, तो अब इस पर क्या होते हैं? ये क्या है? गैस है, तो इसमें क्या होते हैं? 10 ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर सोडियम, नॉर्मल कंडीशन में क्या है? सोडियम के पास 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, लेकिन इसने पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव, यानी कि ये बता रहा है, एक पॉजिटिव ये बता रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो इसके पास कितने बचे? 11 होते हैं, तो 10 बचे, ठीक है। मैग्नीशियम पर नॉर्मल कंडीशन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, लेकिन इसने 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव का मतलब इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी 2 पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है? उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी से इलेक्ट्रॉन उतने ले लेता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है? कितना पॉजिटिव है? 2 है, और कितने टोटल होते हैं? 12 होते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा? 10 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब में क्या है? 10 10 10 10 और 10, तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? 10 है। तो ये क्या है? ये इस बात की प्रूफ है कि ये कैसे हैं? सभी कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉन पर ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, आइसोटोप्स पर, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने हैं। और अगर आप लोगों को क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप लोग क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के लिए कि कितने लोग चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे, और जिससे हम क्या करते हैं? एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, ठीक है। जो रदरफोर्ड मॉडल्स के जो ड्रॉबैक थे उन्हें देखना है, यानी कि जैसे थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा क्या दिया था? अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था, उसमें कुछ कमियां थी, और उन्हीं को क्या किया था? मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया, ठीक है। तो उन्हीं कमियों को हम देखेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। जो पहली कमी थी वो यानी कि जो रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल था वो इस बात को नहीं बता पा रहा था कि एटम स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर हम क्या करें? रदरफोर्ड के मॉड्यूल्स को ही माने तो क्या है? एटम्स कैसा है? अनस्टेबल है, एटम नष्ट हो जाता है केवल 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ही। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस क्या है कि एटम्स कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। क्या है? एटम्स कभी नष्ट नहीं होता है। इस कारण से अब इनके ड्रॉबैक क्या थे कि इन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? उसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसके अनुसार जब कोई भी क्या करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल्स किसी के चारों तरफ घूमता है तो वहाँ पर एनर्जी लॉस करता है। क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है, और जिसके कारण क्या होता है? उस एनर्जी लॉस के कारण उसका पाथ होता है वो छोटा होता चला जाता है। और एक कंडीशन से ऐसी आती है कि वो क्या करेगा? अगर ऐसी कंडीशन हो लगातार ये पाथ छोटा होता चला जाए, और तब क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या करेगा? न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। लेकिन कभी न्यूक्लियस गिरता नहीं है। इस दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्या करेगा? न्यूक्लियस पर गिर जाएगा और न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा। यही बताया था। ये इस बात को नहीं समझा पाए थे कि न्यूक्लियस नष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट ये था कि ये एनर्जी लेवल को नहीं बता पाए थे, ठीक है, कि सेम एनर्जी लेवल है या डिफरेंट एनर्जी लेवल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पर क्या करता है? मूवमेंट करता है। इनके अनुसार क्या था कि ये घूम रहा है तो ये क्या करेगा?
एनर्जी क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा और ये क्या करेगा, लगातार इसके पाथ है जो इसका जो रास्ता है उसमें क्या होती चली आएगी, कमी होती चली आएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब क्या करेगा, ये सेंटर पर गिर जाएगा और जिसके कारण ये एटम नष्ट हो जाएगा। लेकिन एटम नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था इनका एक ड्रॉबैक। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे, जो रदरफोर्ड्स थे वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे एटम्स की। ठीक है, इनके अनुसार एटम्स क्या हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एटम्स कभी नष्ट नहीं होता। तो इसी थ्योरी जो है, इसी थ्योरी को हम देख लेते हैं। जो थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, आप लोग सभी क्या करने, नोट डाउन कर लें। ठीक है, यानी कि देखो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी चार्ज बॉडी अंडर द एक्सेलरेशन रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कि ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी के अनुसार कोई चार्ज बॉडी होती है वो एक्सेलरेट करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, एनर्जी का रेडिएशन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रॉन्स इन आल्सो एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स देयरफॉर इट लूज एनर्जी। जिससे क्या होता है, जब कोई एक्सेलरेट पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा और क्या करेगा, कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं, लूज करता रहेगा एनर्जी को, एनर्जी का जो लॉस है वो करता रहेगा। रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल कम क्लोजर टू न्यूक्लियस स्पाइरली एंड फाइनली विल कोलैप्स द न्यूक्लियस। यानी कि वो क्या करेगा, उसका जो रेडियस होगा लगातार वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो न्यूक्लियस के पास, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या होगा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसके ऊपर गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को शो करके दिखाया है। ठीक है, यही चीज़ नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, और क्या होगा, न्यूक्लियस आपका नष्ट हो जाएगा कितने देर में ही, कितनी 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर। लेकिन क्या होता है, न्यूक्लियस नष्ट नहीं होता। ठीक है, एक तो ये ड्रॉबैक था इनका। दूसरा जो ड्रॉबैक था, आप लोग समझ में आ गया होगा, मैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक ड्रॉबैक। और जो पहले ड्रॉबैक में कहा था कि न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस अगर ऐसी कंडीशंस होती, क्या होता, लगातार एनर्जी का लॉस होता, तो क्या होता, अगर एटम नष्ट हो जाता तो भाई संसार का निर्माण कहाँ से हो पाता। ठीक है, संसार में जो भी चीज़ है वो एटम से ही सबसे छोटा पार्ट, यानी कि अगर कंडीशंस बोलें तो यानी कि एटम्स क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और तब क्या करते हैं, एक बड़ी बॉडी यानी कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं, और एटम्स जो बनाने वाला है वही नष्ट हो जाएगा, तो यानी कि जो सबस्टेंस है, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहीं पे क्या थे, रदरफोर्ड सर गलत सिद्ध हो गए थे। दूसरा आपका जो ड्रॉबैक है, जो सर का ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉड्यूल्स का, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे। एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थी उसको ये रदरफोर्ड सर नहीं बता पाए थे। वो ये नहीं बता पाए थे कि एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रहता कहाँ पे है। ये मान के चलिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में आप लोगों को दिख रहा है। तो इन्होंने न्यूक्लियस की पोजीशन तो बता दी थी कि भाई ये सेंटर में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नहीं बता पाए थे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसे सही ढंग से ये नहीं समझा पाए थे। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर ये फ्लॉप हुए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के किस जगह पर स्थित होते हैं, इस बात को ये रदरफोर्ड सर नहीं बता पाए थे। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और किस एनर्जी पर ये स्थित होते हैं, किस एनर्जी पर प्रेजेंट होते हैं जो, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। ठीक है, इस चीज़ को नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड सर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ड्रॉबैक रदरफोर्ड सर के। ठीक है, जो मॉड्यूल्स था रदरफोर्ड सर के न्यूक्लियर मॉड्यूल्स। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। कल जो हमारा वीडियो होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ध्यान रखना, वहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो कल वीडियो होगा वो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। और किसके बेसिक लेवल का होगा, जब आप लोग पढ़ोगे जो बोहर्स मॉडल्स होता है उसके जो बहुत ही बेसिक, जो आने वाले जितने भी मॉडल्स हैं उसका मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद
क्या हायर लेवल पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब भी पढ़ो कॉपी और पेन लेके पढ़ो। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।